श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का और साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत समाजशास्त्र विषय में आने वाले प्रमुख प्रकरण मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हमें मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि आप कानून के विद्यार्थी थे, परंतु आपने कानून के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, धर्म आदि विषयों पर भी काफ़ी कुछ लिखा है। सामाजिक विचारों के इतिहास में आपकी देन अनुपम रही है। किंग्सले डेविस का मत तो यहाँ तक है कि आपने मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक माना है और यह कहा कि समाजशास्त्र में जो भी अनुसंधान साहित्य है उसका 3/4 भाग वेबर के विचारों से प्रभावित है। यानी कि समाजशास्त्र में जितना भी रिसर्च हुआ है उसके अंतर्गत लगभग 3/4 भाग वेबर के विचारों से पूरी तरह प्रभावित है। इसके बाद में हम देखते हैं मैक्स वेबर का जन्म तिथि, यानी मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ। मैक्स वेबर का जन्म 12 अप्रैल सन 1864 ईस्वी में जर्मनी के इरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक वस्त्र व्यवसायी थे, एक अच्छे वकील थे, प्रतिष्ठित उदारवादी राजनीतिक भी थे। इनके पिता ने बर्लिन की एक नगर सरकार में भी कार्य किया और बाद में एक न्यायाधीश के रूप में भी भूमिका निभाई। क्योंकि इनके पिता प्रतिष्ठित राजनीतिक थे तो इनके घर राजनेताओं का आना जाना लगा रहता था। राजनीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण इनके पिता को सहपरिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था और पिता के साथ इनका भी इधर उधर जाना हुआ। मैक्स वेबर की माता हेलन फालेनस्टाइन थी, यानी इनकी माता का नाम था हेलन फालेनस्टाइन, जो एक उच्च घराना से संबंधित थी। इनके पिता उदारवादी राजनीतिक थे, माता उच्च घराने से थी। अतः इनका जो जीवन है, इनका जो बचपन है, वह बहुत ही संपन्नता के साथ व्यतीत हुआ। बचपन में ही मैक्स वेबर ने बचपन से ही मैक्स वेबर को कानून और राजनीति के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने ही शहर में हुई। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के बाद सन 1882 ईस्वी में इन्होंने heidelberg विश्वविद्यालय में कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया, यानी कि ये कानून पढ़ना चाहते थे, लॉ पढ़ना चाहते थे। 1883 ईस्वी में सैन्य प्रशिक्षण हेतु ये स्ट्रासबर्ग गए। सन 1886 ईस्वी में इन्होंने कानून की उपाधि प्राप्त की। heidelberg विश्वविद्यालय में ही, यानी जहां इन्होंने कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था, उस विश्वविद्यालय से ही आपने इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र का भी अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने बर्लिन की अदालतों में कनिष्ठ बैरिस्टर के रूप में भी कार्य किया, यानी कि जूनियर वकील के रूप में कार्य किया। इसके बाद बर्लिन विश्वविद्यालय में डोजेंट के रूप में भी आपने कार्य किया। इनका विवाह सन 1893 ईस्वी में इनके परिवार या इनके पिता की ओर से जो एक रिश्तेदार थी मैरियन स्निट्जर, उनसे हुआ, जो एक डॉक्टर की लड़की थी। विवाह के तुरंत बाद इन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और ये अलग घर बसा करके रहने लगे। कुछ समय तक बर्लिन विश्वविद्यालय में कानून के प्राध्यापक के रूप में आपने कार्य किया। तत्पश्चात सन 1894 ईस्वी में मैक्स वेबर को फैबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। सन 1897 ईस्वी में
मैक्स वेबर जब 33 साल के थे तो इनका स्वास्थ्य बहुत अधिक मात्रा में ख़राब हो गया, बहुत अधिक ख़राब हो गया, यानी ये बीमार हो गए। तो इनको जो अपना शैक्षिक कार्य था वो बंद करना पड़ा। 4 साल तक आप स्वस्थ नहीं रहे या अस्वस्थ रहे। वह समय आपके जीवन का टेंशन भरा था, यानी तनावों से भरा हुआ था। घंटों आप खिड़कियों पर बैठे रहते थे, बाहर का नज़ारा ताका करते थे, देखा करते थे, आकाश को निहारा करते थे, और एकमात्र ऐसी गतिविधि भ्रमण ही रह गई थी जिसमें आपको रुचि आने लगी थी। इस अवधि में अधिकांश समय तक आप इटली और विशेषतः रोम में रहे। जब इनका मन भ्रमण का होता था तो इसी दौरान आपने इटली, हॉलैंड, बेल्जियम और अमेरिका की यात्राएं की। अपने 3 महीने के अमेरिकी प्रवास के दौरान आप वहाँ की सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसी प्रभाव के कारण आपने प्रोटेस्टेंट एथिक तथा पूंजीवाद, नौकरशाही एवं राजनीतिक संरचना में राष्ट्रपति की भूमिका आदि विषयों पर गहन लेखन का कार्य किया। इनका जो पीएचडी का शोध पत्र था, यानी पीएचडी का जो विषय था वो था ए कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्होंने 1889 में पूर्ण किया। तत्पश्चात सन 1895 ईस्वी में द नेशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी पर वेवर ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसमें प्रखर राष्ट्रीयता और विद्वता का मिश्रण था। इस भाषण के माध्यम से विद्वानों और राजनीतिक जगत के लोगों का ध्यान वेबर की ओर आकर्षित हुआ। इसी प्रसिद्धि के फलस्वरूप आपको सन 1896 ईस्वी में heidelberg विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इस विश्वविद्यालय में उनका संपर्क न केवल उनके पूर्व प्राध्यापकों से पुनः हुआ, बल्कि नए नए मित्र और साथी भी उन्हें यहाँ मिले। जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने कानून के विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया था, यानी जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी वहीं पर इन्हें अर्थशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वेबर का घर heidelberg विश्वविद्यालय के बुद्धिजीवी लोगों का संगम स्थल बन गया। 14 जून 1920 ईस्वी में म्यूनिख में 56 वर्ष की आयु में वेबर का देहांत हो गया। तो ये तो थी इनकी जीवनी और इनकी पढ़ाई से संबंधित बातें। अब हम जानते हैं वेबर की प्रमुख कृतियाँ, यानी कि वेबर ने कौन कौन सी कृतियाँ लिखी। मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई सभी रचनाएं जर्मन भाषा में हैं, यानी इन्होंने जर्मन भाषा में लेखन कार्य किया, जिसका अंग्रेजी में बाद में अनुवाद किया गया। और अंग्रेजी में जिन जिन विद्वानों ने इनकी पुस्तकों का अनुवाद किया, इनकी रचनाओं का अनुवाद किया, उनमें थे अर्थ मार्टिनडेल, पार्सन्स, मेरी इलफोर्ड, सिल्स, हेनरी फिंच, जेरोन आदि। वेबर की रचनाएं उनके अद्वितीय बौद्धित्व व्यक्तित्व का परिचायक हैं, यानी कि अद्वितीय जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं हो वो वैसी ही रचनाएं इन्होंने की। भौतिक शास्त्र में जो स्थान न्यूटन और आइंस्टीन का है, अर्थशास्त्र में जो स्थान मार्शल और कीन्स का है, मानव शास्त्र में जो स्थान मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन का है, वही स्थान समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को प्राप्त है। इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई, बहुत सी रचनाएं की गई, लेकिन यहाँ हम मुख्य रूप से 4-5 इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इनकी पुस्तक है। इसके बाद में इन्होंने लिखी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। तत्पश्चात द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अगली पुस्तक है एसेज इन सोशियोलॉजी। उसके बाद है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। तो पहले हम ये देखें प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है। वेबर की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। कौन सी? प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1906 में। पार्सन्स ने जर्मनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। इस पुस्तक में वेबर ने यूरोपीय और अमेरिकन समाज के अपने गहन अध्ययन और अनुभव को संजोया है। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण आधुनिक पूंजीवाद जन्म ले चुका था। इसी पूंजीवादी व्यवस्था
ने प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। इसी समय यूरोप में मार्क्स के धर्म विरोधी विचारों ने भी हलचल पैदा कर रखी थी। वेबर ने अपनी इस रचना में पूंजीवाद और धर्म इन दो मुख्य मुद्दों पर विवेक सम्मत विचार व्यक्त किए हैं। यानी इन्होंने विचार प्रकट किए किसके ऊपर, धर्म के ऊपर और पूंजीवाद के ऊपर, और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया। वेबर का मत है कि आधुनिक पूंजीवाद को जन्म देने में प्रोटेस्टेंट धर्म में पाई जाने वाली आचार संहिता का विशेष योगदान है। यही कारण है कि जब यूरोप में रोमन कैथोलिक धर्म प्रचलित था तो आधुनिक पूंजीवाद नहीं पनप सका। इसके बाद है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसका अनुवाद गार्थ और मार्टिन ने अंग्रेजी भाषा में किया है। किस भाषा से? जर्मन भाषा से। दुर्भाग्यवश उनकी यह कृति उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो पाई। इस कृति में उन्होंने हिंदू धर्म, चीनी धर्म, यहूदी धर्म एवं आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंधों का उल्लेख किया है। इसके बाद आता है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। वेबर की इस कृति का जर्मन भाषा से अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया उनका नाम था हेंडरसन और पार्सन्स। इन दोनों ने मिलकर के इसका क्या किया, अनुवाद किया और सन 1947 में इसे प्रकाशित करवाया। यह पुस्तक मूल जर्मन भाषा में इकोनॉमी एंड सोसाइटी के नाम से लिखी गई थी तथा वेबर ने इसमें अपने समकालीन प्रमुख समाजशास्त्रियों के कुछ निबंधों का संकलन करने की योजना बनाई थी। इसके बाद आता है एसेज इन सोशियोलॉजी। इस कृति का जर्मन भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद गार्थ और मिल्स ने किया और सन 1947 में इसे प्रकाशित करवाया। इसके बाद आता है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। वेबर की इस कृति का अनुवाद सिल्स और फिंच ने किया, सन 1946 में इसे प्रकाशित करवाया। वेबर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और पृथक विज्ञान का दर्जा दिलाना चाहते थे। इस संदर्भ में उन्होंने कई समाजशास्त्रियों के लेखों द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। तो ये तो मुख्य कृतियाँ हैं किसकी, वेबर की। अब उनका योगदान देखते हैं हम, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया समाजशास्त्र के विकास में। सबसे पहले आता है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, उसके बाद नौकरशाही, आदर्श प्रारूप की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा, सामाजिक वर्ग और परिस्थिति, और लास्ट में है धर्म का समाजशास्त्र। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन केंद्र मानते हैं। यानी केंद्रीय वस्तु किसे माना है इन्होंने, सामाजिक क्रिया को। उनके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, यानी अर्थपूर्ण रूप से हमें बताने का प्रयत्न करता है। वेबर सामाजिक क्रिया को एक ऐसी क्रिया मानते हैं जो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा: तार्किक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, प्रभावात्मक क्रिया और परंपरात्मक क्रिया। इसके बाद वेबर ने नौकरशाही और नौकरशाही का आदर्श प्रारूप उन्होंने प्रस्तुत किया, जिस आदर्श प्रारूप को हम मुख्य रूप से अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सत्ता की अवधारणा। वेबर के अनुसार वैध शक्ति सत्ता है। आपने सत्ता के 3 प्रकार बताए: वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। वैधानिक सत्ता का अर्थ आपने बताया कि सत्ता का संबंध किसी पद से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति उस पद को धारण करता है उसे उस पद से संबंधित सत्ता प्राप्त होती है। आगे उन्होंने बताया परंपरात्मक सत्ता। इस प्रकार की सब सत्ता है वो परंपरा के कारण प्राप्त होती है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी परंपरागत रूप से प्राप्त होती है। चमत्कारिक सत्ता का मतलब आपने बताया कि उन लोगों के पास यह सत्ता होती है जिनमें कुछ चमत्कारिक गुण होते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक वर्ग और परिस्थिति। सामाजिक वर्ग और परिस्थिति की व्याख्या आपने सामाजिक और आर्थिक सुधार के आधार पर की है, आर्थिक आधार पर की है। वे वर्ग को सामाजिक व्यवस्था का अंग मानते हैं। वेबर कहते हैं कि जिन लोगों के पास न तो अपनी कोई संपत्ति होती है और जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता, जैसे गुलाम, उन्हें वर्ग न कहकर हम परिस्थिति समूह कहना पसंद करेंगे। अगला है
धर्म का समाजशास्त्र, यानी इनका जो योगदान है धर्म के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने विश्व के महानतम 6 धर्मों का अध्ययन किया और वो धर्म थे ईसाई, चीनी, हिंदू, इस्लाम, यहूदी और बौद्ध। धर्म संबंधी अपने विचारों का उल्लेख वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में किया है। उनका मत है कि आधुनिक पूंजीवाद का प्रारंभ यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही हुआ, क्योंकि उसके कुछ विचार ही ऐसे हैं या उसके कुछ नियम ही ऐसे हैं किसके, प्रोटेस्टेंट धर्म के, जो पूंजीवाद की व्यवस्था को जन्म देने में सहायक हैं। जैसे कार्य ही पूजा है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के जैसा है, अधिक अवकाश नहीं लेना चाहिए, शराब पीकर काम पर नहीं आना चाहिए, ब्याज वसूलना चाहिए। ये सभी उन्होंने बताया कि इससे प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो आज हमने प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने आज मैक्स वेबर की प्रमुख कृतियों और उनके जीवन चरित्र के बारे में जाना। अगली क्लास में हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप के बारे में जानेंगे। थैंक यू।